आप इन निर्दोष परिवारों को, इन याचना भरे चक्षुओं को, भाव शून्य हो चुके आननों को, न्याय की आस त्याग चुकी विधवाओं को, पिता के वापस आने की राह तकती बच्चियों को, इकलौते पुत्रों को खो चुकी उदास माओं को देखकर, उनकी विपदा की कहानी सुनकर भी द्रवित नहीं हुए होंगे, ऐसा प्रतीत नहीं हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे रखूं, आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस संवाद में पहले मैं आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा और उसके बाद में कुछ समाधान बताऊँगा। मैं चाहता तो खूब कड़े शब्दों में आपसे प्रश्न पूछ देता कि भाजपा बंगाल में क्या कर रही है, परंतु हम शायद उस कालखंड से आगे आ चुके हैं। पूर्वी वर्धमान जिले के आउशग्राम थाना के कांकोरा गांव को फूंक दिया गया। यह गांव आदिवासियों का है। लोग गांव छोड़कर जंगलों में छुपे हुए हैं। पूर्व मिदनापुर में एक गांव के हनुमान मंदिर को तोड़कर सामने के तालाब में फेंक दी गई है मूर्ति को। शीतलकुची तो याद ही होगा, जहां चुनाव वाले दिन ही भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। वहीं आज मानिक मित्रा और मिंटू बर्मन की नृशंस हत्या कर दी गई। यहाँ तो गांव के गांव तोड़े गए हैं। 2-3 हजार लोग अपने गांव छोड़कर भागे हुए हैं जान बचाने के लिए। बीरभूम के नानूर की खबर तो आपको आपकी पार्टी के सांसद स्वपन दास गुप्ता जी से मिल ही गई होगी कि 1000 से ज्यादा लोग परिवारों के साथ खेत में छुपे हुए हैं। इसी जगह भाजपा के 2 महिला पोलिंग एजेंट के साथ कल गैंगरेप किए जाने की भी खबर आई। डायमंड हार्बर के उत्तर पंचोग्राम में 300 घरों को लूट लिया गया है। पूर्वी वर्धमान के धात्री ग्राम में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वर्धमान के मेमारी में भी मंदिरों को तोड़ा गया है। वर्धमान के ही जमालपुर में हिंसा के प्रतिरोध में 2 मुसलमानों की भी हत्या हुई। माननीय मोदी जी, ममता बनर्जी के कार्यकाल में हिंसा होती थी, यह तो सर्वविदित है, परंतु चुनाव के तुरंत बाद इस तरह की लूटपाट, आगजनी और हिंसा पिछले 10 सालों में बंगाल में कभी नहीं हुई। यह तो मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी का वो दौर याद दिलाता है जब दलितों की बस्तियां फूंक कर जीत का जश्न मनाया जाता था। प्रधानमंत्री जी, एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस बार। टीएमसी की जीत के बाद अब हिंदुओं के दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक हिंसक भीड़ बाजारों में हिंदुओं के दुकानों को चिन्हित करके लूट रही है। पहले घर पर हमले होते थे, लोगों को पीटा जाता था, लेकिन इस बार हिंदुओं और भाजपा समर्थकों के अर्थतंत्र को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह नई आग है और आप ही इससे बंगाल को उबार सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप भारत जैसे वृहद राष्ट्र के लिए आशा की एक किरण बनकर आए थे और आपके द्वारा किए गए कार्यों ने उस किरण को अब एक देदीप्यमान सूर्य में बदल दिया है। चलता है, सरकार में तो यही मिलता है, ऐसे वाक्यों को ढो रही इस सभ्यता में आपने न सिर्फ उम्मीद जगाई, बल्कि सनातन संस्कृति की ध्वजा पकड़ने वालों के लिए एक संबल बनकर आ पाए। आपने मांस के लोथड़े जैसी जनसंख्या में रीढ़ की हड्डी लगाई। हमारे जैसे करोड़ों युवा इसके लिए आपके आभारी हैं। हम आपके होने और ना होने दोनों ही का अर्थ समझते हैं। इसी हेतु इस वैचारिक समर के मध्य में हम आपके लिए समस्या नहीं, समाधान की बात लेकर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी, बंगाल में जो हो रहा था उसे रोकने के लिए आप और आपकी पार्टी ने स्वयं को आपाद मस्तक झोंका था। यह सत्य है कि परिणाम अपेक्षित नहीं रहे। साथ ही इस सत्य के प्रतिफलित होने से निकला परिणाम कितना भयावह होगा, इसकी कल्पना हम सब कर रहे थे। पुष्ट और अपुष्ट खबरों की माने तो बिना संख्या बताए यह कहा जा सकता है कि कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। भाजपा के कार्यालयों में आग लगाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। भाजपा समर्थकों के घर में गुंडे घुसकर तोड़फोड़ और उपद्रव कर रहे हैं। उनके दुकान लूटे जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तक कदाचित यह समाचार भी पहुंचा हो कि 2 पोलिंग एजेंट्स का सामूहिक बलात्कार कल यानी 3 मई की शाम को हुआ। यह खबरें तो राष्ट्रीय मीडिया में चल रही हैं, लेकिन मैंने जो शुरुआत में बताया और दिखाया वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मीडिया की प्राथमिकता भी अपने संस्थान और अपना जीवन बचाना ही है। देर शाम यह खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई होगी। महोदय, आप अनुभवी हैं। आपने उस राज्य को भी दंगा मुक्त कर दिया जहां लग रहा था कि यह संभव होगा। फिर बंगाल तो आपके सामने कुछ भी नहीं। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद के अनुमोदन पर चुनी हुई सरकार द्वारा संवैधानिक तरीके से काम न करने की स्थिति में 6 महीने से 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद का नाम है 356, जो कांग्रेस की सरकारों ने न सिर्फ मनमाने तरीके से बल्कि कुछ मामले में तो असंवैधानिक तरीके से भी लगाया है। 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन कैसे लगा था यह किसको याद नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप यह नहीं मानते कि इस चुनाव के पहले हुई 135 हत्याएं और उन परिवारों को किसी भी तरह के न्याय न मिलने की स्थिति उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन है?
अगर आपने चुनाव के पहले राष्ट्रपति शासन नहीं लगवाया तो क्या आप अब भी पिछले एक दिन में हुई घटनाओं के आलोक में ऐसा नहीं करेंगे? आपको न तो सरकार गिरने की चिंता होनी चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आपके वकील इतने सक्षम तो होंगे ही कि उन 135 परिवारों के साथ साथ 2 और 3 मई को गिरी लाशों वाले परिजनों को मिलॉर्डों के सामने परेड करवा के पूछे कि हाउ मच इज अनफ। अखबार की कतरने दिखाकर वामपंथ ने गर्भवती होने के नाम पर, विद्यार्थी होने के नाम पर आतंकियों और उनके हिमायतियों को छुड़ा ले जाते हैं। क्या आपके पास पेड़ों पर टंगी लाशों की, जीवित जले हुए शरीरों की, कटीले तारों से बिंधे देहों की तस्वीर नहीं? मैं तो आपके ही कार्यकर्ताओं से मिलकर आया हूं। आप 2 दिन का वक्त देंगे तो आपके ही पार्टी के लोग आपको सारी जानकारी इकट्ठा करके दे देंगे। यह तो आप भी जानते हैं महोदय कि चुनावी जीत के बाद विपक्षी पार्टी के समर्थकों के जीवन की रक्षा वही संविधान करने को कहती है जिसकी शपथ लेकर आप प्रधानमंत्री बने और जिस संसद भवन की सीढ़ियों पर सर झुकाते हुए आप इस राष्ट्र के नायक के रूप में स्वीकारे गए। महोदय, उनके जान की, उनके घरों की, उनके दुकानों की, उनके परिजनों की भी तो कीमत है इस बंगाल में। फिर अनुच्छेद 356 लगाने में डर कैसा? आप विरोधियों से क्यों डरते हैं? आप उस जनता के प्रति जवाबदेह हैं जिसने आपको उम्मीद से चुना है। आपको न कोई कानून न संविधान इस पर कठोर कार्रवाई करने से रोकती है। आखिर चुनाव के पहले के 135 और कल और परसों में 11 से 28 कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं पर एक्शन लेने में आप किससे खौफ खा रहे हैं? आप अनुच्छेद 356 का प्रयोग कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है यह तय करना कि राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगे। न संसद की अनुमति चाहिए न कोर्ट की। यह विशुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। उसके बाद आप 6 महीने तक हर गुंडे, हत्यारे और अपराधियों को न सिर्फ जेल में डालिए बल्कि विशेष न्यायालयों के प्रावधान के साथ उन्हें सजा दिलवाइए और हर उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खत्म कीजिए जिन्होंने चुप्पी साधना बेहतर समझा। उन पर आपराधिक साजिश और साक्ष्यों को मिटाने का, अपराधियों का साथ देने का मुकदमा चलाइए और इस क्रूर राजनीति का अंत करवाइए। जब घर में तिलचट्टे ज्यादा हो जाते हैं तो जहरीली स्प्रे का प्रयोग करना ही पड़ता है। लेकिन यह सुनकर दुख होता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ट्वीट करके #शेम ममता लिख रहे हैं। और भी घोर आश्चर्य की बात यह है कि पोलिंग एजेंट के सामूहिक बलात्कार और कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्तर पर धरना देने की बात की। यह धरना भी कोरोना के प्रोटोकॉल के अधीन होगा। फिर तो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ऑनलाइन #ट्रेंड करवाकर वैश्विक स्तर पर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अनुभवी हैं, सरकारों को चलाने का भी अनुभव है, लेकिन सत्ता में रहकर यह विपक्ष वाली तकनीक का प्रयोग क्यों कि आप धरना देंगे? धरना तो महंगाई, पुल टूटने और काम न होने की स्थिति में देते हैं। यहाँ नरसंहार हो रहा है और भाजपा धरना देगी, ट्वीट करेगी। महोदय, पाकिस्तानियों को जब आप घर में घुसकर मार सकते हैं तो फिर अपने ही कार्यकर्ताओं के जीवन, आदिवासियों के गांवों, हिंदुओं के मंदिरों, घरों और दुकानों को बचाने के लिए अपने ही संविधान और कानून व्यवस्था का प्रयोग कीजिए। राष्ट्रपति शासन लगाने में हिचकिचाहट है तो क्या पार्टी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर ममता की सरकार और पुलिस के खिलाफ मामले दर्ज किए? कम से कम वो तो दर्ज कीजिए और अपने पार्टी के लोगों से उस पर नैरेटिव तो बनाने कह ही सकते हैं। इसी नैरेटिव की शक्ति थी कि आप सत्ता में आए थे, फिर उसका प्रयोग लोगों में एक जन आंदोलन चलाने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो IT सेल है वो क्या # चलाने और अपने ही लोगों को ट्रोल करने भर के लिए बना रखा है भाजपा ने? उनसे पोस्टर्स बनवाइए, हर मीडिया संस्थान में इन मुद्दों को विशुद्ध आंकड़ों के साथ रखिए। चुनाव खत्म हो चुका है, इस IT सेल से कहिए कि वो पहले तो अपना घमंड त्यागे और पार्टी के लिए कुछ ढंग का काम करे, वरना 10 रुपये लेकर ट्वीट करने के काम तो बाकी लोग भी कर ही रहे हैं। भाजपा फिर इन लोगों को क्यों ढो रही है? माननीय मोदी जी, एक और रास्ता है जो आपको आने वाले समय में प्रयोग में लाना पड़ सकता है। हाल के दिनों में जब एक के बाद एक राज्य ने अपने यहाँ CBI को आने की स्वाभाविक अनुमति देने से इनकार कर दिया, तब केंद्र सरकार ने क्या किया? आप ही के द्वारा गठित नीति आयोग का सुझाव आया है कि पुलिस को राज्यों की सूची से निकालकर संयुक्त सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनका प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य तक में होता है। जब आपके कार्यकर्ता मर रहे हैं, जब संघ के युवाओं की बलि चढ़ रही है, तब भाजपा के पास केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रयोग का रास्ता तो है ही। आखिर इतनी ज्यादा मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार उन्मुक्त विचरण क्यों कर रही है? पिछले 2 दिनों में जो हुआ है उस पर आपके गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगवाई है और गवर्नर साहब ने सचिव को तलब किया है। महोदय,
यह बताइए कि रिपोर्टों और आधिकारिक बुलाओं की राजनीति के बीच सामूहिक बलात्कार के शिकार उन पोलिंग एजेंट्स या फिर दर्जनों नृशंस हत्याओं के शिकार कार्यकर्ताओं की वेदना क्या खो नहीं जाएगी? गरीबों को अपना घर खड़ा करने में समय नहीं लगेगा? हम यह उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व स्वयं आज से अगले सप्ताह या पूरे महीने बंगाल में इन आदिवासियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहे। हमें यह तो दिखना चाहिए कि जेपी नड्डा हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय, ये लोग उन्हीं घरों की ईंट लगा रहे हैं जिन्हें गुंडों ने तोड़ दिया, आग के हवाले कर दिया। बदलाव के लिए तो चुना था आपको मोदी जी, लेकिन उसका तात्पर्य यहीं तक तो नहीं था कि पीड़ित परिवारों को 26 जनवरी को दिल्ली में आमंत्रित किया जाए। दिल्ली ले आए थे तो इस सर्वकालिक धरना स्थल वाले जगह पर उन परिवारों को आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना क्यों नहीं दिलवाया? आखिर जब कुछ गुंडे दिल्ली का बॉर्डर 5 महीने बंद किए रह सकते हैं, कुछ अपराधी 100 दिनों तक मुख्य सड़क पर बैठकर पूरी दिल्ली को पंगु बना सकते हैं, तो फिर ऐसे सही प्रदर्शनों को दिल्ली में क्यों जगह नहीं दिलवा पाती है सरकार? मोदी जी, आप इन सारे परिवारों को बुलाइए, इनके लिए टेंट लगवाइए, कूलर, टीवी और इंटरनेट का इंतजाम कीजिए, भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्डों की मखमली राह में बिठा दीजिए। वो संज्ञान लेंगे और एक दिन में लेंगे। मिलॉर्ड लोगों की राह में कोई आता है तो जल्दी संज्ञान लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके घर से 22 साल का बेटा चला गया हो, 30 साल का पति पेड़ से लटका दिया गया हो, 42 साल का पिता अधजली अवस्था में नदी से निकला हो, वो कहीं भी किसी भी समय तक बैठा रह सकता है अगर आप उसे विश्वास दिला दें कि उन्हें न्याय मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी क्या इन 200 परिवारों के लिए, 1000-1500 लोगों के लिए टेंट और बिछौने का इंतजाम नहीं कर सकती? क्या आपका आईटी सेल ट्विटर से विलग इनके लिए एक यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकता? क्या वो लोग इनके लिए 4 पन्ने का अखबार नहीं छाप सकते? क्या इनके लिए पोस्टर बनाने वाले लोग भाजपा नहीं ला सकते? मुझे तो संदेह नहीं है कि आपकी पार्टी के पास फंड की कमी होगी। और हाँ मोदी जी, अगर वास्तव में फंड की कमी है तो आप बताइए, कोई सिग्नल दीजिए, 100-200 करोड़ रुपए तो हम हिंदू चंदा करके इकट्ठा कर लेंगे। आप हमें रास्ता तो दिखाइए। हम वैयक्तिक स्तर पर अपने मृतक भाइयों के लिए जितना कर सकते हैं उससे अधिक ही करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप मन की बात करते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। और यह बोलते वक्त हृदय भर आया है क्योंकि आपको छोड़कर और कोई राह दिखती नहीं। आप कड़े ही नहीं, कठिन और अविश्वसनीय निर्णय लेने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। आपको एक लकीर खींचनी ही होगी कि बस अब और नहीं। मोदी जी, आप उनमें से नहीं हैं जो अपने ही लोगों पर भारतीय वायुसेना से बमबारी करवा दें। महोदय, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो स्टेशन पर चाय बेचने के संघर्ष की आग से तपकर कुंदन बनकर निकला है। आपको इसका भान है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, दैनिक श्रम कर पेट भरने वालों के लिए एक कमाने वाले पुत्र की अहमियत क्या होती है? आप वास्तविकता से कटे लुटियंस के लाल पत्थरों वाले संवेदनहीन महलों के निर्मम गलियारों से नहीं आए हैं, जिनके लिए मृत व्यक्ति या तो राजनीतिक तंदूर में थूक कर लगाई जाने वाली रोटी है या फिर एक संख्या। आप जानते हैं कि 2 मई 2021 से गिरने वाली हर लाश के साथ एक एक परिवार पथराई आंखों वाली अचल मूर्तियों की तरह अपने अपने घरों में बंद होकर रह जाएगा। महोदय, आपने तो उन परिजनों को मंच पर बुलाकर वार्तालाप भी किया था, ढाढ़स भी बंधाया था। आपकी स्मरण क्षमता से तो सब परिचित हैं। आपको तो एक एक व्यक्ति की शिथिल आंखें, झुके हुए कंधे याद होंगे। आप इन निर्दोष परिवारों को, इन याचना भरे चक्षुओं को, भाव शून्य हो चुके आननों को, न्याय की आस त्याग चुकी विधवाओं को, पिता के वापस आने की राह तकती बच्चियों को, इकलौते पुत्रों को खो चुकी उदास माओं को देखकर, उनकी विपदा की कहानी सुनकर भी द्रवित नहीं हुए होंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता। आप अपनी मां से जिस सहृदयता से मिलते हैं प्रधानमंत्री जी, वो हर भारतीय के लिए सांस्कृतिक गौरव की विषय वस्तु है। मोदी जी, कई माओं ने अपने पुत्रों को किशोरावस्था में और युवावस्था में जिस नृशंसता की बलि चढ़ते देखा है, उनकी छाती फट जाती है वही कहानी बार बार कहते हुए। मोदी जी, आपको पता है कि वो माँ, वो पत्नी, वो भाई, वो पिता बार बार अपनी पीड़ा हर मीडिया वाले से क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे परिवारों को, जो पुलिस प्रशासन और न्यायालयों से न्याय की उम्मीद त्याग चुके हैं, मीडिया के द्वारा चर्चा में आने से उस पीड़ा को देखकर किसी सत्ताधीश की आंख डबडबाने की आशा बनी रहती है। इसलिए वो बार बार उसी दुख से गुजरते हैं। हे नरेंद्र, बंगाल में वही दौर वापस लौटा है।
उसकी एक झलक दिख गई है। अब समय रिपोर्ट और जवाब तलबी का नहीं रहा। वह तो राज्यपाल महोदय लंबे समय से कर ही रहे थे। आप भी जानते हैं कि एक तानाशाह और विकृत मानसिकता की स्त्री ऐसे राज्यपालों को कितनी गंभीरता से लेती है। राष्ट्रपति शासन लगवाइए और 6 महीने में बंगाल को रहने लायक बनाइए। लोग कहेंगे कि बंगाल ने चुन लिया है ममता को। आप उनसे कहिए कि कई बार आपको जब तक नई चीज हाथ में दी नहीं जाती, आपको पता ही नहीं होता कि आपका जीवन बेहतर भी हो सकता है। आप उन्हें समझाइए कि यही लोकतंत्र आपको उसी संविधान के माध्यम से ऐसी क्रूर सत्ताओं को हटाने के लिए रास्ते उपलब्ध कराता है। जिस शेर ने कश्मीर से 370 हटा दिया, उसके लिए बंगाल का कचरा साफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अंततः बस यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के क्रियान्वयन हेतु तंत्र के साथ साथ लोक का होना भी आवश्यक है। यहाँ तो लोग हर दिन 10 के हिसाब से घेर कर मारा जा रहा है। इसमें तंत्र का इस्तेमाल कीजिए और बंगाल को हिंसा के इस दौर से मुक्त दिलवाइए। अगर आप यह नहीं करेंगे तो इतिहास आपको उन्हीं लोगों में गिनेगा जो लाशों की संख्या रैलियों में सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुनने वालों का गुस्सा वोट के रूप में उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगा। आप सत्ता से दूर किए जा चुके हैं। अगले चुनाव की तैयारी के लिए आपको लोगों की आवश्यकता होगी। आप ही बताइए कि अगर 5 सालों में इसी दर से आपके स्थानीय कार्यकर्ता मारे जाते रहेंगे तो आप किनके बल पर अमित शाह की चाणक्य नीति का प्रयोग करके सत्ता में आएंगे। बहुत बहुत आभार आपका।